पिछले कल हमने कपल्ड ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा था। तो कपल्ड ऑसिलेटर आपका मैकेनिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि कोई भी कपल्ड सिस्टम है, मतलब कि ऐसे दो सिस्टम जो आपस में जुड़े होते हैं, तो ऐसे कपल्ड सिस्टम एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो मैकेनिकल ऑसिलेटर कपल्ड हो हमारे पास तो वो भी एनर्जी एक्सचेंज करता है दूसरे के साथ, और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर हो तो वो भी एनर्जी एक्सचेंज करता है। और मैंने इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का आपको बताया था कि हमारे पास ये एक ऑसिलेटर हमारे पास है और इसके नजदीक अगर आप दूसरा इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर रखते हैं तो ये भी एक कपल्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर होता है। लेकिन एक्चुअल में जो कपलिंग आपकी होती है, मतलब जो रियलिटी में होती है, वो आपने देखा होगा किस तरह से होती है। यहाँ पे हमारे पास हम इनको इस तरह से कपल कर देते हैं। यहीं पे एक जो आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर हम इस कॉइल को जो है रैप कर देते हैं और ये दोनों ही वायर जो है इंसुलेटेड होती है। तो कल भी मैंने ये चीज बताई थी। तो उसकी वजह से अगर इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इस कॉइल में भी जो नियर बाई कॉइल है, ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उस वजह से इस कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की प्रोडक्शन होती है और उससे ये कैपेसिटर आपका जो है चार्ज हो जाता है। लेकिन चार्ज था इसके पास, सिर्फ हम अगर इसी को ही चार्ज दे रहे हैं, लेकिन ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इसके पास भी चार्ज किया तो क्या हुआ, एनर्जी एक्सचेंज हमारे पास हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो गई, उसको जो चार्ज था उसको ट्रांसफर हो गया। तो ये भी हमारे पास एक कपल्ड ऑसिलेटर है। इसके बारे में हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमने स्टार्ट किया था कि हमारे पास फोर्स ऑन पेंडुलम, जो हमारे पास पेंडुलम होते हैं कपल्ड सिस्टम में, मैकेनिकल ऑसिलेटर की हम बात कर रहे थे। तो हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम के केस में हमारे पास इस तरह से दो पेंडुलम होते हैं और हम उनको एक स्प्रिंग के साथ दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। अब आपको पता है कि अगर आप एक को भी ऑसिलेशन देंगे तो दूसरा भी ऑसिलेट करता है, और एक पोजीशन पे जब वो पहले मान लो यहाँ पे था और ये अब यहाँ पे चला गया, तो इस पेंडुलम पे दो तरह की फोर्सेज हमारे पास लगती है। हमने कल डिस्कस किया था। तो पेंडुलम पे के ऊपर दो फोर्स आपके पास लगती है, चाहे आप इस वाले पेंडुलम को लें, चाहे आप इस वाले पेंडुलम को लें, तो दोनों ही पेंडुलम के ऊपर हमारे पास जो है फोर्स लगती है और वो दो फोर्सेज हमारे पास लगती है। और पहली फोर्स थी हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू वेट, रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू वेट। तो आपको पता है कि जब कोई झूला ऐसे उधर को जाता है, वो पीछे क्यों आना चाहता है, क्योंकि उसका जो मास है वो आपका डिस्प्ले हो जाता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ, लेकिन जो वेट होता है वो बिल्कुल सीधा ग्राउंड की तरफ लगता है। तो हम क्या बोलते हैं कि वेट जो है इधर नीचे की तरफ हमारे पास लगता है mg। ये जा रहा था उधर को, लेकिन वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इसलिए वेट की वजह से ये पीछे की तरफ आना चाहता है। तो फोर्स ड्यू टू वेट विल ट्राई टू रिस्टोर इट्स पोजीशन। तो लेकिन आपको पता है कि जो mg है वो एक वेक्टर है, क्योंकि g एक वेक्टर होता है जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो यहां पे किसी भी वेक्टर को हम इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसा मैंने कल बताया था कि अगर ये वेक्टर a है तो इस कंपोनेंट को हम a cos ऑफ थीटा बोलते हैं जो कि x की तरफ होता है, और इस वेक्टर को हम a sin ऑफ थीटा बोलते हैं जो कि y की तरफ होता है। तो इसी तरह से ये हमारे पास एक वेक्टर है। तो एक वेक्टर हमारे पास इधर को
इसका पार्ट हम रिजॉल्व करेंगे, जिसको कि हम mg cos ऑफ थीटा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे mg वेक्टर है। तो इधर का कंपोनेंट हो गया mg cos ऑफ थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो होता है हमारे पास वो होता है mg sin ऑफ थीटा। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि a cos ऑफ थीटा अगर इधर को हुआ तो इसके परपेंडिकुलर a sin ऑफ थीटा हमारे पास होगा। तो यहाँ पे a जो है वो mg है, तो ये हो गया mg cos ऑफ थीटा, और ये हो गया हमारे पास mg sin ऑफ थीटा। तो कंपोनेंट का मतलब होता है कि किसी वेक्टर की हमारे पास किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है। ये हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए, लेकिन बोलता है कि ये जो पहला mg cos ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट है, ये हमारे पास न्यूट्रलाइज हो जाता है टेंशन के साथ में, क्योंकि टेंशन इसके बिल्कुल अपोजिट लगती है। जैसे आपने किसी धागे से कोई चीज लटकाई हुई है, तो वो चीज वैसी की वैसी रहती है। क्यों? इक्विलिब्रियम में रहती है, क्योंकि जितनी उसको नीचे की तरफ फोर्स लगती है उतनी टेंशन ऊपर की तरफ लगती है। तो जितनी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जितनी इधर को mg cos ऑफ थीटा लग रहा है उतनी ही टेंशन हमारे पास इधर को लग रही है। तो इसलिए जो हमारे पास mg cos ऑफ थीटा कंपोनेंट है, ये रिस्टोरिंग फोर्स में कोई रोल नहीं प्ले करता। रिस्टोरिंग फोर्स में कोई रोल नहीं प्ले करता, क्योंकि किसके साथ खत्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है टेंशन के साथ। जो जिस थ्रेड से आपने इसको लटकाया हुआ है, टेंशन अपोजिट में लगती है, और हमारे पास वेट जो है इधर को है। तो इधर को वेट का जो कंपोनेंट है mg cos ऑफ थीटा, दैट फिनिशेस विद द टेंशन। तो यहां पे बचा कौन सा? सिर्फ mg sin ऑफ थीटा। तो बोलता है यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंपोनेंट, वो सिर्फ mg sin ऑफ थीटा ही हमारे पास यहाँ पे होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू वेट इज इक्वल टू माइनस mg sin ऑफ थीटा। तो ये हमारा हम क्या बोलेंगे, इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू वेट, बिकॉज हमारे पास जो mg cos ऑफ थीटा एंड टेंशन कैंसल्स विद ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के साथ हमारे पास जो है ये खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक ही कंपोनेंट है वो रिस्टोरिंग फोर्स में अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो हमारे पास होगी ड्यू टू वेट, वो हमारे पास होगी माइनस mg sin ऑफ थीटा। बोलता है यहाँ पे माइनस साइन हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के उल्टी डायरेक्शन में हमारे पास लगती है। पेंडुलम आपका उधर को गया, डिस्प्लेसमेंट उधर को हुई, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स आपकी पीछे की तरफ लगती है। रिस्टोर क्या होता है? बैक पोजीशन में वापस आना। तो रिस्टोरिंग फोर्स की अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये पीछे की तरफ है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपकी पेंडुलम की आगे की तरफ होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लिखते हैं टू टेल द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे होती है। तो ये हमारे पास हम बोल सकते हैं कि ये पहली फोर्स हमारे पास आ गई, रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू वेट। और बोलता है कि अगर हमारे पास इस डायग्राम को अगर आप देखें, तो मैंने कल भी बोला था कि ये एंगल हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ए वाली और ए वाली दोनों पैरेलल लाइन है। ये लाइन और ये इसके पैरेलल है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर इस लाइन के बीच और इसका एंगल थीटा है, तो इस लाइन और इस पैरेलल लाइन के बीच का एंगल भी हमारे पास यहाँ पे थीटा होगा। और अगर आप इसके ट्रैक को डॉटेड यहाँ पे बनाते हैं कि ये यहां से गया यहां तक, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक आर्क बनी, एक रेडियस बना, एक एंगल हमारे पास यहाँ पे बना। तो फिर हमें पता है कि जो थीटा की वैल्यू अगर आपने निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आर्क अपॉन रेडियस होती है। मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पे कितनी हुई? जो डिस्प्लेसमेंट हुई आपके पास, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम लेते हैं x। आपको पता है कि जब कोई पेंडुलम हम लेते थे तो यहां से यहां तक हम इसको क्या लिखते थे? x डिस्प्लेसमेंट।
तो जो पहला पेंडुलम हम लेते हैं, अगर मान लो ये जो हमने लिया हुआ है पहला ही पेंडुलम है, तो पहले पेंडुलम की जो डिस्प्लेसमेंट हम एक्स लेंगे, और रेडियस अगर हम देखें तो रेडियस इसका क्या हुआ, जो इसकी लेंथ थी वो हमने ली थी एल, तो यहां पे थीटा कितना हो गया, एक्स बटा एल। तो ये हमारे पास आ गया थीटा इक्वल टू एक्स बटा एल। और बोलता है कि इफ दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, तो हम क्या बोलते हैं कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन ऑफ थीटा विल नियरली इक्वल टू थीटा। अगर एंगल बहुत छोटा हो, अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो, तो हम साइन ऑफ थीटा को थीटा ले सकते हैं। इस चीज का मतलब आपको समझना चाहिए, ऐसा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, जब आप केटर पेंडुलम या जो आपका बार पेंडुलम है उसकी ऑसिलेशन आपको यही बोलते हैं कि ज्यादा दूर नहीं खींचना उसको, आपने ऑसिलेशन स्मॉल देनी है। और ऑसिलेशन जब आप स्मॉल देंगे तो जो ज्योमेट्री है उसको इंटरप्रेट करना आपके लिए इजी होता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, साइन ऑफ थीटा थीटा के बराबर होता है। कैसे, आपको पता है साइन ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो। एक साइड भी साइन जीरो, दूसरी साइड भी जीरो, तो हम क्या बोलेंगे, जब साइन जीरो जीरो होता है तो इसका मतलब जो थीटा आप ले रहे हैं वो भी जीरो ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो उस केस में ठीक है अगर थीटा कम है। अगर थीटा आपने ले लिया 90, एक साइड आपका साइन 90 आ गया, दूसरी साइड 1, तो दोनों डिफरेंट हो गए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब थीटा स्मॉल होता है, मतलब जीरो के इक्विवेलेंट होता है, तो उस केस में साइन जीरो जीरो आता है। तो इसलिए हम ये ऑसिलेशन जो है स्मॉल लेते हैं। तो ये केस हम यहाँ पे यूज करेंगे इस केस में। तो अगर थीटा आपका एक्स बाई एल आ गया है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, साइन ऑफ थीटा क्या होगा, एक्स बाई एल, नियरली एक्स बाई एल। आपने थीटा को बोला एक्स बाई एल, लेकिन साइन ऑफ थीटा थीटा के बराबर ही होता है, तो थीटा की जगह आप साइन ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ थीटा आपका बन गया एक्स बाई एल। अब जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू द वेट, वो भी आपका यहाँ पे जो है चेंज हो जाएगा। ये कितना बनेगा, माइनस एम जी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हुई, एक्स बाई एल। तो ये हमारे पास आई रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू दी वेट। लेकिन यहां पे मैंने पहले ही बात की कि हम एक ही पेंडुलम ले रहे हैं और वो पेंडुलम 1 है, लेकिन बोलता है कि इसी तरह से अगर आप दूसरा पेंडुलम ले लो जो यहाँ पे सिस्टम में जुड़ा हुआ है, ये P2 है हमारे पास, और मैंने बोला था कि जब हम इनकी ऑसिलेशन करते हैं, एक यहाँ पे चला जाता है, दूसरा यहाँ पे चला जाता है, तो इसको इन दोनों के बीच में हमने स्प्रिंग लगाया होता है। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है पहले पेंडुलम की, वो हमने एक्स ली, पहले पेंडुलम की ऑसिलेशन हमने एक्स ली, तो दूसरे की हम यहाँ पे वाई ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये वाई की तरफ है, ये वैसे ही है कि इनको डिफरेंस करने के लिए कि ये यहां से यहां तक एक्स है, ये यहां से यहां तक वाई है। तो जब दूसरे पेंडुलम की आप डिस्प्लेसमेंट वाई ले रहे हैं, तो सेम जिस तरह से हमने ये किया, तो बोलता है रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द पेंडुलम P2 विल बी माइनस एम जी वाई बटा एल। तो एक्स के बजाय यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ P2, ये था हमारे पास P1, तो ये भी हमारे पास सेम आएगी माइनस एम जी, लेकिन x की जगह यहाँ पे y आएगा, माइनस वाई बाई एल। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक की समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों एक ही लय में जा रहे हैं, आपके सेम उसी तरह की ऑसिलेशन कर रहे हैं। ये यहां से यहां जा रहा है, ये यहां से यहां जा रहा है, तो मैंने किया इसको हटा के एक लिया पेंडुलम P1, और उसके केस में मैंने डिस्प्लेसमेंट ले ली x। फिर अगर दोबारा से दूसरा पेंडुलम लो, कॉपी करो इसको यहाँ पे सेम, लेकिन x के बजाय यहाँ पे y लो, सारी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू दी वेट P2 वो हमारे पास आएगी माइनस एम जी वाई बटा एल। तो यहाँ इसको ये अगर आपने समझ लिया तो आप एज इट इज लिख सकते हैं कि सिमिलरली फॉर द पेंडुलम P2 रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू द वेट विल बी
माइनस एम जी वाई बटा एल। और एक चीज मैंने कल भी आपको बताई थी कि ये एक्स और ये वाई ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये तो सेम होने चाहिए थे, लेकिन बीच में स्प्रिंग होता है। आपको पता है कि स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है तो एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट होगी, उस पर फर्क पड़ेगा। आप खुद सोच सकते हैं कि आपने दोनों पेंडुलम के बीच में स्प्रिंग रखा हुआ है, आप उनको धक्का देते हैं तो स्प्रिंग आपका स्ट्रेच भी होता है, कंप्रेस भी होता है। तो इसलिए एक्स और वाई हमारे पास जो डिफरेंट यहाँ पे आते हैं, तभी हमने इसको एक्स लिया और इसको वाई यहाँ पे लिया। तो ये थी हमारे पास पहली जो फोर्स पेंडुलम के ऊपर लगती है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू वेट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फोर्स है जो यहां इन पेंडुलम के ऊपर काम करती है, वो है रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। आपको पता है कि स्प्रिंग की वजह से भी हमारे पास जो है फर्क पड़ेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो सेकंड है वो है रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो दोनों पेंडुलम के बीच में हमारे पास जो है स्प्रिंग होता है। तो ये मैंने डॉटेड बनाया और जो एक्चुअल में जा रहे हैं वो सॉलिड, और इनके बीच में यहाँ पे हम जो है स्प्रिंग अटैच करते हैं। तो बोलता है कि अगर इस डिस्प्लेसमेंट को हम x लेते हैं और इससे यहां से आगे को हम इसको y लेते हैं, तो बोलता है कि हमारे पास जो स्प्रिंग होता है वो या तो स्ट्रेच होता है या तो कंप्रेस होता है। तो इसके केस में हमारे पास जो चेंज इन लेंथ आपकी होगी, चेंज इन लेंथ वो हमारे पास होगी मॉड ऑफ x माइनस वाई। मतलब लेंथ में कितना चेंज होगा, x माइनस वाई, क्योंकि x डिफरेंट है y डिफरेंट है, तो स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हुआ उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर स्प्रिंग जरा भी आपका एक्सटेंड नहीं होगा, मान लो यहाँ पे आपने एक तार लगाई हुई है दोनों के बीच में, स्प्रिंग के बजाय यहाँ पे दोनों के बीच में एक तार लगाएंगे, ना तो स्ट्रेच होगी ना तो कंप्रेस होगी, तो जितना x होगा उतना ही y होगा, x भी उतना ही होगा y भी उतना ही होगा। लेकिन अगर स्प्रिंग लगाया होगा तो x और y की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो उनमें डिफरेंस कितना रहेगा, मतलब आपके पास जो लेंथ है वो उसमें कितना चेंज होगा, दैट विल बी x माइनस वाई। या तो x ज्यादा हो सकता है या तो y ज्यादा हो सकता है, लेकिन इन दोनों के डिफरेंस कैसे निकालेंगे, x की जितनी वैल्यू है y की कितनी वैल्यू, मतलब स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ वो दोनों के डिफरेंस से आप पता लगा सकते हैं x माइनस वाई से। तो अगर हम यहां पे देखें तो रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू द स्प्रिंग, तो हम क्या बोलेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द मास P1 ड्यू टू स्प्रिंग, वो हमारे पास रहेगी आपकी माइनस एस वाई माइनस एक्स। तो सॉरी P1 के केस में P1 के केस में माइनस एस एक्स माइनस वाई। तो आपको पता है कि जो P1 है उसके केस में हम x ले रहे हैं, ये हमारे पास P1 है यहाँ पे। तो अगर हम लोकेशन ले रहे हैं P1, तो P1 किस लोकेशन पे है, वो हमारे पास x, उसके केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास x, और जो हमारे पास P2 है वो हमारे पास y लोकेशन पे। तो अगर P पोजीशन पे आप चेंज इन लेंथ देखना चाहते हो तो वो हमें कितनी लगेगी, जिस पोजीशन पे आप हैं माइनस y। और आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, F इक्वल टू माइनस एस एक्स। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि F हमारे पास होती है माइनस एस एक्स। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, x क्या होता है चेंज इन लेंथ, x होता है चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमारे पास कितने होगा, अगर आप x पोजीशन से देखते हो होगा हमारे पास x माइनस वाई। तो इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स ऑन P1 कितनी लगेगी, माइनस एस इंटू एक्स, एक्स होता है चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ हमारे पास हुआ x माइनस वाई। तो इसलिए P1 के ऊपर अगर आप यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स देखेंगे तो वो हमारे पास होगी माइनस एस इंटू एक्स माइनस वाई। और सिमिलरली अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स देखेंगे
ऑन मास P2 ड्यू टू स्प्रिंग, वो भी हमारे पास इस तरह से आएगी -x, लेकिन ए आएगी हमारे पास y - x, क्योंकि अब हम देख रहे हैं P2 के ऊपर, और P2 के केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास y यहां पे, तो इसलिए यहां पे हम y को पहले लिख रहे हैं और x को बाद में यहां पे लिख रहे हैं, लेकिन चेंज इन लेंथ भी दोनों के माइनस ही आएगा, y - x। तो ये दो चीजें यहां पे हमने ली कि एक P1 के ऊपर हमने रिस्टोरिंग फोर्स देखी, दैट विल बी इक्वल टू -s इंटू x - y, और एक हमने P2 के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स देखी, दैट विल बी -s इंटू y - x। तो जहां पे हमने x लिया हुआ है मतलब वो पहला पेंडुलम है, और जहां पे हमने पहले y लिया है मतलब वो दूसरा पेंडुलम है, लेकिन फॉर्मूला हमने ये वाला ही दोनों में यूज किया। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटेंशन और कंप्रेशन, जो कि हुक्स लॉ बोलता है। हुक्स लॉ यही बोलता है कि स्प्रिंग के केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, सॉरी एक्सटेंशन और कंप्रेशन के। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आप -s यूज करते हैं, और माइनस साइन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हमारे पास यहाँ पे होते हैं। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे की। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इस कपल्ड सिस्टम के केस में हमारे पास जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का सम हमारे पास होगी, इसका और इसका, तो दोनों फोर्स जो है रिस्टोरेशन के लिए हमारे पास जो है रिस्पॉन्सिबल होगी। अब हम यहाँ पे जो है न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करते हैं, इसमें हम जो है फर्दर न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करते हैं, और आपको पता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास क्या होता है, ma = F या F = ma, इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ यहां पे बोलते हैं। और यहां पे जो फोर्स है इसके ऊपर, दोनों ही पेंडुलम के ऊपर, मैंने बोला कि दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स नहीं है, दो फोर्सेज हैं। एक होगी रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू वेट जो हमने पहले की, और दूसरी होगी रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। तो अब यहाँ पे दोनों फोर्सेज का हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में। बोलता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स जो होती है मास इनटू एक्सीलरेशन हमारे पास होती है। तो मान लो अगर आप लेते हैं पहला पेंडुलम, तो अगर लेते हैं आप फॉर P1 के लिए इस इक्वेशन को लिखते हैं, तो P1 के केस में एक इक्वेशन आएगी d2xy dt², क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है d2xy dt², और यहाँ पे P1 के केस में जो डिस्प्लेसमेंट है, बात नहीं करो लास्ट में, P1 के केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी x है। तो ये हमारे पास आ गई P1 के केस में m a वाली साइड, m इंटू a, ये हो गया d2xy dt², और राइट साइड में हमारे पास आएगी दोनों ही फोर्सेस जो उस पेंडुलम P1 के ऊपर लग रही है। तो पहली फोर्स हमारे पास है -mg x/L, जो क्या है रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू वेट, रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू वेट। और दूसरी हमारे पास क्या है जो अभी हमने निकाली थी, -s इंटू x - y। तो पेंडुलम के ऊपर दोनों ही फोर्सेज लग रही हैं, तो इसलिए दोनों ही फोर्स मैंने यहां पे लिखी। तो इसलिए जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो यहां पे आपका इस तरह से बना, F = m में चेंज हो गया। P1 के केस में डिस्प्लेसमेंट x है, इसलिए आपने d2xy dt² निकला, और P1 के केस में रिस्टोरिंग फोर्स है -mg x/L, और P1 के केस में हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग है वो है -x - y। तो ये हमारे पास यहाँ पे P1 के लिए आपका आ गया। और बोलता है कि सिमिलरली फॉर P2 के लिए भी हम ये ऐसे इक्वेशन लिखेंगे, m इंटू d2y dt², क्योंकि P2 के केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है y, P2 के केस में डिस्प्लेसमेंट है y, तो इसलिए यही लिया आपने ma = F, लेकिन a बनेगा d2y dt², क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है y। और इस साइड भी हमारे पास -mg y/L, क्योंकि x को अब आपने रिप्लेस करना है y से, क्योंकि ये है P2 और P2 की डिस्प्लेसमेंट है y, और यहां पे -s इंटू a वाला y -
एक्स। तो ये आपके पास यहां पे दो इक्वेशन यहां पे बन गई। ये हमारे पास दो इक्वेशन यहां पे बन गई। तो बोलता है अब हमने क्या करना है कि ये जो दोनों इक्वेशन आई है इनकी दोनों साइड को m से डिवाइड करना है। तो हम इन दोनों इक्वेशनों को, मान लो इसको मैं 1 बोल देता हूं और ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। तो डिवाइड बोथ साइड ऑफ दीज इक्वेशंस बाय m। तो m से डिवाइड करेंगे तो आपको पता जो पहली इक्वेशन है वो क्या बनेगी, डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि m बटा m आपका 1 हो जाएगा। यहाँ m ऑलरेडी है तो m से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस एस बाई एम एक्स माइनस वाई, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। उसी तरह से दूसरी इक्वेशन को भी आप m से डिवाइड करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी वाई डिवाइडेड बाय एल, और यहाँ पे माइनस एस बाई एम और ये y माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन हमारे पास मान लो आपकी 3 और 4 यहाँ पे आ गई। फिर बोलता है हमने क्या करना है, ये जो दोनों इक्वेशन 3 और 4 आई हुई है एक बार इनको ऐड करना है, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम एक बार इनको ऐड करेंगे तो एक बार जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारे पास जो है डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एक्स बाई एल और माइनस जी वाई डिवाइडेड बाय एल और माइनस एस बाई एम एक्स माइनस वाई और माइनस एस बाई एम वाई माइनस एक्स। ये दोनों को ऐड करने पे हमारे पास आ गया। तो ये है हमारे पास ऐड 3 and 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एक्स प्लस वाई, क्योंकि डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पे दोनों में डी बाई डी टी स्क्वायर डी बाई डी टी स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे बन गया लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस जी बाई एल दोनों में कॉमन है, इन दोनों में, और यहाँ पे हमारे पास बच गया एक्स प्लस वाई। तो माइनस एक्स प्लस वाई दोनों में ही कॉमन है। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा। कैसे, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। माइनस एस बाई एम, इसमें एक्स आ गया, ए प्लस एस बाई एम वाई आ गया, और ये माइनस एस बाई एम वाई आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस एस बाई एम एक्स आ गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यही आपके पास यहाँ पे बचता है। तो यहाँ पे आपके पास बचा ये वाली इक्वेशन ही। तो ये हमारे पास आ गया पहला केस। बोलता है अब आपने ये जो 3 और 4 है इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो 3 और 4 हैं इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 and 4, या आप क्या बोल सकते हैं कि 3 माइनस 4 आपने करना है। तीसरी में से 4 माइनस करनी है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एक्स बाई एल और प्लस जी वाई डिवाइडेड बाय एल। क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये हमारे पास सीधे प्लस जी वाई एल हमारे पास आ जाएगा। और आगे माइनस एस बाई एम एक्स माइनस वाई और प्लस एस बाई एम वाई माइनस एक्स। इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो इसमें से इसको माइनस किया, माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस बन जाएगा। यहां भी माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस बन जाएगा। अब हमने इसको यहां पे सिंप्लीफाई करना है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन इसमें डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर कॉमन है
तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डी स्क्वायर एक्स माइनस वाई। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो है इनको ओपन कर देना है ब्रैकेट को। तो यहाँ पे माइनस जी एक्स बाई एल प्लस जी वाई बाई एल और माइनस एस बाई एम एक्स प्लस एस बाई एम वाई और ये प्लस एस बाई एम वाई और ये माइनस एस बाई एम एक्स। और आपको बताए कि यहाँ पे अगेन क्या है, माइनस जी बाई एल कॉमन है और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। माइनस ले लिया आपने कॉमन, तो माइनस ले लिया कॉमन तो प्लस का माइनस यहाँ पे आएगा अंदर और जी बाई एल दोनों में कॉमन है तो ए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कैंसिल नहीं होंगे, ये देख रहे हैं ए भी माइनस एस बाई एम एक्स है, ये भी माइनस एस बाई एम एक्स है, तो कितना हो गया माइनस टू एस बाई एम एक्स। उसी तरह से ए भी है, ये एस बाई एम बाई एस बाई एम बाई, तो कितना हो गया टू। तो ये हमारे पास हम इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू ये जो हमारे पास आएगा ये हमारे पास बनेगा आपका यहां पे माइनस टू एस बाई एम एक्स और प्लस टू एस बाई एम वाई। और इसको माइनस टू एस बाई एम दोनों में ही कॉमन है, तो जब हम कॉमन यहां पे लेंगे तो ये माइनस जी बाई एल एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू एस बाई एम, तो ये हमारे पास एक्स माइनस वाई हमारे पास यहां पे बनेगा। तो ये इक्वेशन आपकी बनी। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स माइनस वाई दोनों में ही कॉमन है, तो ये भी हमने दोनों में ही कॉमन लेना है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपका इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे आपका प्लस इसके साथ में आना था, तो दोनों में यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा, प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस ही आएगा, इक्वल टू साइन नहीं है, बाकी ठीक है। अब इसमें x माइनस वाई दोनों में कॉमन लेंगे हम, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एक्स माइनस वाई इक्वल टू, तो यहां पे x माइनस वाई दोनों में कॉमन है, तो यहां पे हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा माइनस इक्वल टू माइनस जी बाई एल और माइनस टू एस बाई एम। ये हमारे पास आ गया, तो माइनस जी बाई एल माइनस टू एस बाई एम, एक्स माइनस वाई आपने यहां पे कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे दूसरी इक्वेशन आई। लेकिन अगर आपको पीछे जो पहली इक्वेशन थी वो थी हमारे पास डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये थी हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी, ऐड करने पे आई थी, और जो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास आई वो हमारे पास ये वाली आई। तो यहां पे हमारे पास क्या था, सिंपल माइनस जी बाई एल एक्स माइनस वाई। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास यहां पे आई। ये दोनों इक्वेशनों को ऐड करने पे हमारे पास आई थी और ये दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास यहां पे आई। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक चीज हम कंसीडर करते हैं, तो बोलता है कि पुट x प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड x माइनस वाई इक्वल टू कैपिटल वाई। इन इक्वेशनों में हम ये चीज पुट करते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, यहां पे x ये लिया हमने x प्लस, मैं पहले इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, और ये हमारे पास आ गया माइनस जी बाई एल, तो यहां भी प्लस आना था, तो ये हो गया हमारे पास x। और जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास बन गई डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी बाई एल माइनस टू एस बाई एम इंटू
वाई। ये दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आई। और फिर इनमें हम क्या करते हैं कि ये जो माइनस जी बाई एल, सॉरी यहाँ पे जी बाई एल है, पुट जी बाई एल इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर, और जो माइनस जी बाई एल माइनस 2s बाई एम है, इसको हम ले लेते हैं ओमेगा 2 का स्क्वायर। ये चीज भी हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे जो माइनस जी बाई एल है, इसको हम ओमेगा 1 स्क्वायर ले लेते हैं, और ये जो माइनस जी बाई एल है माइनस 2s बाई एम है, इसको हम ओमेगा 2 का स्क्वायर ले लेते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि बोलता है कि हमारे पास जो माइनस जी बाई एल के डायमेंशन होते हैं वो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन होते हैं, माइनस जी बाई एल के फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन होंगे। उसी तरह से माइनस जी बाई एल प्लस 2s बाई एम है, इसके डायमेंशन भी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन बनते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इनको ओमेगा 1 का स्क्वायर और ओमेगा 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं। तो जब हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे इसको, तो ये इक्वेशन हमारे पास जो चेंज हो जाएगी दोनों ही। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये बन जाएगी डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 का स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसको हम इस इधर को ले आएंगे। वैसे तो यहाँ पे माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर एक्स आना था, लेकिन वो माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर एक्स को ले आए हम लेफ्ट साइड को। और इसी तरह से यहाँ पे भी हमने वही करना है, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो बताइए ये जो दोनों इक्वेशन आई हमारे पास, ये आपके पास दोनों इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास आपका कपल्ड ऑसिलेटर है वो भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हमारे पास करता है, वो भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हमारे पास करता है, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास जो है दोनों ही हार्मोनिक नेचर की है। और यहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है हमारे पास, उसके केस में जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो हमारे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमारे पास यहाँ पे है। तो बोलता कि दीज आर द इक्वेशंस ऑफ द मोशन ऑफ द कपल्ड ऑसिलेटर। तो इन इक्वेशन को हम बोलते हैं कि इक्वेशंस ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर। तो एक क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मोशन ऑफ द कपल्ड ऑसिलेटर, या डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ द कपल्ड ऑसिलेटर। तो आपने देखा है कि जब भी हमने आपका अनडैम्प्ड ऑसिलेटर किया, वहां पे भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, फिर हमने डैम्प्ड ऑसिलेटर किया, वहां पे भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, फिर हमने फोर्स्ड ऑसिलेटर किया तो वहां पे भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली। अब हमने कपल्ड ऑसिलेटर किया तो कपल्ड ऑसिलेटर के केस में भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन होती है, और इन दोनों इक्वेशन के कॉम्बिनेशन को ही हम इक्वेशंस ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर यहाँ पे बोलते हैं। तो फिर हम इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कुछ जरूरी चीजें जो पेपर में पूछी जाती है। बोलता है यहाँ पे जो हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, इन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं किस पे, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई पे। हमने क्या बोला था कि कैपिटल एक्स क्या है, एक्स प्लस स्मॉल वाई, और कैपिटल वाई क्या है, एक्स माइनस वाई। तो इसलिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और वो किस पे डिपेंड करते हैं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई पे। और इन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को हम, ये जो कैपिटल एक्स है, ये जो कैपिटल वाई है, इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स का नाम देते हैं। तो पेपर में पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन आता है। तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करने के लिए पूछते हैं, फिर पूछा होता है कि डिफाइन नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड नॉर्मल मोड्स। तो अभी हम सिंपली ये बता रहे हैं कि हमारे पास नॉर्मल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इनको हम यहाँ पे नॉर्मल कोऑर्डिनेट बोलते हैं।
तो बोलता है कि ये जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट होते हैं, दीज आर द पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ विच हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ ए कपल्ड सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड। तो इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से जो दोनों पेंडुलम की हार्मोनिक ऑसिलेशंस होती है उनको हम इन दोनों एक्स और वाई की हेल्प से जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने क्लास में भी, प्रैक्टिकल में भी थोड़ा सा आपको बताया था कि दोनों पेंडुलम आपके किस तरह से ऑसिलेशन करते हैं। तो उन दोनों की जो कंबाइंड ऑसिलेशन है, जो कंबाइंड हार्मोनिक ऑसिलेशन है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम इन नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेते हैं। तो उनकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कपल सिस्टम की मोशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट की हेल्प लेते हैं। तो होता है कि अब जिस तरीके से हमारे पास ऑसिलेशंस होती है उसको हम मोड बोलते हैं। तो मोड हमारे पास क्या होते हैं कि वे, रास्ता, कि किस तरह से दोनों ऑसिलेटर आपके जो है ऑसिलेट हो सकते हैं, या किस तरीके से, जो तरीका जिस तरीके से दोनों ऑसिलेटर आपके ऑसिलेट होते हैं उसको हम मोड्स बोलते हैं। तो अलग अलग मोड से हमारे जो कपल्ड ऑसिलेटर हैं वो आपके ऑसिलेट हो सकते हैं। प्रैक्टिकल में भी आपने देखा है कि जब दोनों ही एक साइड को जाते हैं तो वो एक मोड हो गया, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं वो हमारे पास दूसरा मोड हो गया। तो एक मोड को हम इन फेज मोड बोलते हैं और दूसरे को हम आउट ऑफ फेज मोड बोलते हैं। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।